गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम यहाँ पे विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले, क्योंकि ये डीएलएड 4th सेमेस्टर की क्लास है, इसके पहले मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। क्योंकि आप जानते हैं विज्ञान में 3 खंड हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। आपके जो विज्ञान विषय है उसका जो पहला चैप्टर है वो है जैव विकास और पारिस्थितिक तंत्र, या उसमें से हम एक टॉपिक आज के दिन जैव विकास लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए जैव विकास क्या है। देखिए जीवों का धीरे धीरे होने वाला क्रमिक परिवर्तन या क्रमिक विकास ही जैव विकास है। आप पहले जानते थे, पहले पुराने सूक्ष्म जीव से यानी कि सरल जीवों से जटिल जीवों तक विकास तक की प्रक्रिया को जैव विकास का नाम दिया गया है। ठीक है, आज हम यहाँ पे आपको बताते हैं जैव विकास। देखिए जैव विकास जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, जैव विकास। आज जो आप जीव देख रहे हैं मल्टी सेलुलर, ये कैसे यूनिसेलुलर जीव से मल्टी सेलुलर जीव के बनने तक की प्रक्रिया, ठीक है, प्रोटोजोआ संघ से ये कार्डेटा संघ तक की प्रक्रिया का एक क्रमिक परिवर्तन है। ठीक है, यह जैव विकास अनवरत चलता है। पिछले ये वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है, आगे भी ये चलता रहेगा। जो वातावरणीय दशाओं के कंडीशन, वातावरणीय दशाओं की जो फेवरेबल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये चेंजिंग आती है, ये विकास होता है। ठीक है, अगला देखिए, जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल से सरल रचना वाले निम्न कोटि के जीवों से आज के युग में पाए जाने वाले जटिल और उच्च कोटि के जीवों का उद्विकास है। देखिए जीवों में जंतु भी आते हैं और पौधे भी आते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको यहाँ पे जैव विकास की परिभाषा है, आपके कोर्स में जैव विकास का सिद्धांत क्या है, जैव विकास का सिद्धांत। ठीक है, पहला है लैमार्कवाद। पहला क्या है, लैमार्कवाद। दूसरा है डार्विनवाद। तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। चौथा है नव डार्विनवाद। ठीक है, यही चारों वाद है, जो चारों सिद्धांत है, ये जैव विकास के अंतर्गत आपको आपके 4th सेमेस्टर की क्लास में पढ़ना है। देखिए लैमार्कवाद की बात अगर हम करते हैं तो डी लैमार्क ने क्या कहा था, इन्होंने बताया था, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1809 ईस्वी में सबसे पहले जैव विकास के सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक नाम की एक पुस्तक थी जिसमें जीवधारियों के रहन सहन, उनके स्वभाव, उनके विकास और वातावरण का उन पर पड़ने वाले प्रभाव कैसा पड़ता है इसका अध्ययन किया था। और इसके बारे में उन्होंने बताया था जो अनुकूलन वातावरण से कर लेता है जो भी जीव, वो जीवित रहता है, और जो अनुकूलन नहीं कर पाता है वो नहीं जीवित रहता है। अर्थात जो अनुकूलन कर लेता है, अनुकूलन के लिए उसके अंदर बहुत सी विभिन्नताएं होती हैं, उन विभिन्नताओं की वंशागत होती है, और जो अनुकूलन नहीं कर पाते हैं वो जीवित नहीं रह पाते, वयस्क नहीं हो पाते हैं। आइए इनके सिद्धांतों के बारे में हम आपको बताते हैं, पढ़ते हैं। देखिए इनके सिद्धांतों को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपने सुना होगा इन्होंने जिराफ के ऊपर और जलीय जंतु के ऊपर और सांप के ऊपर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले इनकी जो विशेषताएं क्या थी, हम विशेषताएं की बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो लैमार्क है, इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है। ठीक है, इनका जन्म 1744 ईस्वी में हुआ था और ये 1829 ईस्वी में मर गए। ठीक है, और ये इनकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता है वातावरण का सीधा प्रभाव। क्या विशेषता
वातावरण का सीधा प्रभाव। कहने का आशय ये है प्रत्येक जीवधारी पर उसके वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन का जीवधारी पर प्रभाव पड़ता है और उसी वातावरण के अनुसार जीवों की रचना में, जीवों के स्वभाव में भी बदलाव आता है। ठीक है, जो वातावरण के अनुकूल अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाता है वो जीवधारी बच नहीं पाता है, वयस्क अवस्था में नहीं पहुंच पाता है, अर्थात सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? अनुकूलन की प्रवृत्ति। अनुकूलन की प्रवृत्ति, इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। वही है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो प्रत्येक जीवधारी वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने के बारे में सोचता है। ये अनुकूलन की प्रवृत्ति सभी में पाई जाती, हम में भी पाई जाती, आप में पाई जाती, प्रत्येक जीवधारी में पाई जाती है। ठीक है ना। अगला क्या है? अंगों का उपयोग और अनुपयोग। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। इन्होंने बताया कि जो जीवधारी जिस अंग का ज्यादा उपयोग करता है वो अंग उसका ज्यादा सक्रिय होता है और जिसका कम उपयोग करता है वो निष्क्रिय होकर धीरे धीरे कई कालांतर तक, कई पीढ़ी बाद वो क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। इसका उदाहरण इन्होंने अवशेषी अंग के माध्यम से दिया। ठीक है, अगला क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब आपको बहुत ही जरूरी और हास्यास्पद चीज बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इन्होंने कहा है कि परिवर्तन संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी, किसी भी व्यक्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती है। अपने माता पिता से उसकी संतति में परिवर्तन दिन प्रतिदिन होते जाते हैं। ठीक है ना। और प्रत्येक जीव अपने पैतृक जीव से भिन्न होता है। ठीक है ना। और उस जीव में जो नए लक्षण पाए जाते हैं वही नए जीव के लिए उत्तरदायी होते हैं या नए जीव बनाते हैं। अब हम बात करते हैं जिराफ में। देखिए, जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, आजकल जो जिराफ पाया जाता है उसकी अगली टांगें लंबी होती, उसकी गर्दन लंबी होती है। पहले क्या होता था? अफ्रीका के घने जंगल में जिराफ पाया जाता था जिसकी टांगें भी छोटी होती थी तो और उसकी गर्दन भी छोटे होते थे। जैसे आजकल बकरी वगैरह नहीं देखते हैं, वैसे वो क्या खाता था? वो घास फूस खाता था। ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि शुष्क जलवायु के कारण घास फूस क्या हो गई? वहां से विलुप्त हो गई। अब क्या होगा? जब विलुप्त वातावरण का सीधा प्रभाव, बात आई ना, वातावरण का सीधा प्रभाव हुआ, घास फूस क्या हो गई? विलुप्त हो गई। इसके कारण अनुकूलन की प्रवृत्ति, इस जिराफ में भी अनुकूलन की प्रवृत्ति पाई गई। अब क्या करने लगा? अब ये पेड़ पौधों के पत्तियों से अपना भोजन करने लगा। इसके लिए क्योंकि जिराफ छोटा था, इसकी गर्दन छोटी थी, अब जिराफ क्या करता है? इस पत्तियों को खाने के लिए उसको उछलने की आवश्यकता पड़ने लगी। तो क्या हुआ? इसकी जो अगली टांगें थी और गर्दन थी ये क्या हो गई? उचकने की वजह से लंबी हो गई। ठीक है, फिर पत्तियां पेड़ और लंबे होते गए, पत्तियां और दूर होती गई, तो जिराफ और उचकता गया। इसके स्वरूप अंत में क्या हुआ? अंत में जो आजकल जिराफ हम देख रहे हैं, जो अफ्रीका के मरुस्थल में पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, उसकी अगली टांगें लंबी होती हैं, उसकी गर्दन लंबी होती है। तो ये क्या है? पहले वाले जिराफ से ये यहाँ तक के जिराफ के बनने की जो प्रवृत्ति है ये क्या है? आपका जन्म विकास है। देखिए, वातावरण का सीधा प्रभाव, इस जिराफ पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा, ऐसा लैमार्क ने कहा है। इस जिराफ पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा, प्रभाव के कारण जब इनको खाने के लिए आवश्यकता पड़ी, जब ये घास विलुप्त हो गई तो ये पेड़ पौधों की पत्तियों को खा के अपना निर्वहन करने लगे। इसके लिए उन्हें उचकाना पड़ता था अपनी गर्दन को, अपने अगली टांगों को। अगली टांगें और गर्दन लंबी होती गई, धीरे धीरे क्या हो गया? भिन्नताएं पाई गई और यही नए क्या हो गया? अंगों का उपयोग अनुपयोग, क्योंकि ये अगली टांग और अगली अपनी गर्दन का उपयोग ज्यादा करने लगे, इसलिए वो सक्रिय होती गई। और फिर क्या? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत हो गए। ऐसा लैमार्क ने कहा है। इसी को हम लैमार्कवाद का नाम देते हैं। ठीक है,
झाड़ी पे रेंगने में पैर उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, जिससे क्या हुआ, पैरों का उपयोग करना वो बंद कर दिए। धीरे धीरे पैर छोटे होते गए। आज के सांपों में क्या होता है, पैर नहीं होते, आसानी से रेंग के बिल में घुस जाते हैं, ठीक है ना। ये किसके फलस्वरूप हुआ, लैमार्कवाद के अनुसार ये जैव विकास के फलस्वरूप हुआ, ठीक है ना। अगला है, आपने सुना होगा जहाज, वो जलीय जंतु, ऐसे बहुत से जलीय जंतु हैं जिनका इन्होंने उदाहरण लेकर के आपको बताया, ठीक है। लेकिन ये क्या क्या व्याख्या, बहुत सारी व्याख्याएं करने में चूक गए। ये लैमार्कवाद की बहुत सारे आलोचक आ गए। कैसे आलोचक आ गए, हम आप भी होते आलोचना करते, ठीक है ना। कैसे करते, हम आप जानते हैं, पहलवान अपने जीवन काल में क्या करता है, पहलवानी करता है, उसके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन क्या पहलवान का बच्चा भी पहलवान पैदा होता है, नहीं ना। अगर ऐसा होता तो क्या होता, पहलवान का जो बच्चा पैदा होता वो भी पहलवान होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहलवान वातावरण का सीधा प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए, वो भी अनुकूलन स्थापित करना चाहिए, फिर अंगों का उपयोग, जिस अंगों का मसल्स का ज्यादा यूज करता है, फिर क्या होता है, वही उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ये बताइए, क्या लोहार का बच्चा लोहार पैदा होता है, नहीं ना। वो तो बच्चा वैसे ही नॉर्मल सा पैदा होता है, जैसे हमारे आपके यहाँ बच्चे होते हैं। यही है, इनका बहुत से आलोचक आ गए। सबसे बड़ी आलोचना इनकी बीजमान ने की। बीजमान ने क्या कहा, बीजमान को तो हम कुछ कहेंगे ही नहीं, वो क्या कहा, वो चूहा लिया और 40 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटता रहा, ठीक है। अंत में वो सोचा कि एक समय ऐसा आएगा पूंछ कटा चूहा पैदा होगा, इसके अनुसार, क्योंकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति हुई, कई पीढ़ी से चूहे अपने पूंछ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या पूंछ कटा चूहा पैदा होना चाहिए। लेकिन 40 पीढ़ियों के उपरांत भी कौन कहे पूंछ कटा चूहा पैदा होने के लिए चूहे की पूंछ की ना मोटाई में कमी आई, ना लंबाई में कमी आई। तो ह्यूगो ड्यूबीज ने, अन्य वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद की आलोचना की और लैमार्कवाद को टोटली फ्लॉप कर दिया, ठीक है ना। आपने ह्यूगो ड्यूबीज, सॉरी बीजमान ने, आपने बीजमान का नाम सुना होगा। बीजमान का मानना था, उन्होंने इसकी व्याख्या भी थी, बीजमान का मानना था कि कौन से अंगों के उपार्जित होने वाले लक्षण कायिक होते हैं, जननिक नहीं होते हैं। कायिक का मतलब आप समझते होंगे ना, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राप्त करे। लोहार क्या करता है, अपने जीवन काल में मसल स्ट्रॉन्ग करता है, और पहलवान क्या करता है, अपने जीवन काल में अपनी मसल स्ट्रॉन्ग करता है। तो क्या हुआ कि अंगों के उपार्जित होने वाला लक्षण कैसा होता है, ये कायिक होता है, जननिक नहीं होता है। जबकि वंशागत कैसे लक्षणों की होती है, जन्म द्रव्य में पहुंचने वाली लक्षणों की वंशागति होती है, वो लक्षण जननिक होने चाहिए, कायिक नहीं होने चाहिए। बीजमान ने 1892 में जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया, बहुत उपयोगी है, आपसे परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, बीजमान ने दिया, ठीक है ना। ये है लैमार्कवाद। जैव विकास के अंतर्गत पहला टॉपिक आपने पढ़ा लैमार्कवाद। लैमार्कवाद क्या है, लैमार्कवाद इनका सिद्धांत क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और इनके आलोचना कैसे हुई, मतलब ये क्यों अस्वीकार हुए, इनके अस्वीकार होने के क्या कारण थे, ये हमने यहाँ पे क्लियर किए, ठीक है ना। जो अगला वाद है हम उसको पढ़ेंगे डार्विनवाद। हम ये लैमार्कवाद को मिटाते हैं, लैमार्कवाद को मिटाने के बाद हम कहाँ पढ़ेंगे, डार्विनवाद। देखिए डार्विनवाद, डार्विन भी एक वैज्ञानिक थे। ये लैमार्क है, ये तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और जो डार्विन है ये इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, और ये कैसे थे, ये एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, प्रकृतिवादी भी थे, ठीक है, प्रकृतिवाद के समर्थक थे ये, ठीक है। इन्होंने लैमार्कवाद के बाद विकास के संदर्भ में इन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। सबसे पहले इनको घूमना टहलना बहुत पसंद था, ठीक है। इन्होंने एक जहाज, बीगल नामक जहाज पे लगभग 5 वर्ष 1831 में ये बीगल नामक जहाज पे ट्रेवल करना शुरू किए, ठीक है। इन्होंने कई द्वीपों का, कई देशों का, कई वर्षों तक ट्रेवल की, लगभग 20 और हर एक जगह के अलग अलग जीव जंतुओं पर अध्ययन भी किया, ठीक है। लगभग 20 वर्ष बाद
जब ये यात्रा करके फ्री हुए तो इन्होंने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक की रचना की और उसी पुस्तक में उसी पुस्तक में प्रकाशित किया और उसी पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को लिखा है। इसी को हम डार्विनवाद भी कहते हैं। ठीक है ना। इनका क्या मानना था, आप सोचिएगा, इनका मानना है, इनका जो सिद्धांत है ये काफी दिनों तक चला है, काफी दिनों तक चर्चा में रहा है और काफी ज्यादा सक्रिय और सफल भी रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें भी आलोचक आ गए और ये भी फ्लॉप हुआ। इसके भी अस्वीकार होने के कुछ कारण थे, वो कारण आपको हम बताएंगे। सबसे पहली बात क्या थी, इन्होंने सबसे पहली बात क्या की कि सभी जीवधारियों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। ये तो आप भी जानते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव की बनने की प्रक्रिया हमने आपको सेकेंड सेमेस्टर में रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। ठीक है ना। तो क्या है कि प्रत्येक जीवों में अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सभी जीवधारियों में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। निम्न प्राणी जो निम्न जीव होते हैं उनमें ये क्षमता उच्च प्रकार के जीवों से ज्यादा होती है, क्योंकि ये जल्दी वयस्क होते हैं, ये जल्दी प्रजनन के योग्य होते हैं। ठीक है, लगभग एक जो मादा एस्केरिस है ये 2,70,00,000 अंडे अपने जीवन काल में देती है। ठीक है ना। जो समुद्री सीप है ये लगभग 6 करोड़ अंडे एक वर्ष में देती है। अब सोचिए, अगर ये सारे जीव जिंदा रहे तो क्या पृथ्वी पर कहीं जगह बचेगी रहने की? खुद सोचिए, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। अगर समस्त संतानें जीवित रहीं, वयस्क हुई तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा। अर्थात ये सभी संतानें पैदा तो होती हैं लेकिन वयस्कावस्था तक नहीं पहुंच पाती हैं। कैसे नहीं पहुंच पाती हैं? क्योंकि इन्होंने इसके बाद बताया कि इनमें जीवन संघर्ष होता है। सिंपल सी बात है, क्या होता है, जीवन संघर्ष। अब जाहिर सी बात है, आप देखिए जीवन संघर्ष, जैसे जैसे जीव, आप लोग की बेसिक, आपकी हमारी बेसिक नीड क्या है, मनुष्य की बेसिक नीड क्या है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। वैसे जीव जंतु जानवर की बेसिक नीड क्या है, प्रकाश है, जल है। ठीक है, जल है, प्रकाश है और रहने के लिए सुरक्षित स्थान है, भोजन है। ये सब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की एक बेसिक नीड है। तो क्या हुआ, जब जीव कम रहते हैं तो संघर्ष नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे जीवों की संरचना संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीवन संघर्ष उपस्थित होता जाता है। जैसे कि अगर क्लास में 50 बेंच है और 70 स्ट्रेंथ है तो क्या होगा, 20 बच्चे खड़े रहेंगे तो खड़े तो रहेंगे नहीं, बैठने के लिए प्रयास करेंगे तो हो गया जीवन संघर्ष। कौन पहले आता है, कौन पहले बैठता है, इस तरह की बात, कौन आगे बैठना चाहता है, कौन पीछे बैठा, संघर्ष तो हुआ ना। तो क्या है, सभी जीवधारियों में जीवों की संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है और उनमें जीवन संघर्ष होता रहता है। जीवन संघर्ष होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन संघर्ष होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है जल की, प्रकाश की, भोजन की, सुरक्षित स्थान की। इसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो आपस में संघर्ष करते हैं। अगला सुनिएगा, इससे रिलेटेड है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता। अब देखिए, जीवन संघर्ष होता है, जीवन संघर्ष, सॉरी एक चीज भूल गए, इसके पहले होती है विभिन्नता। हम सीरियल से पढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। विभिन्नता, अब देखिए प्रत्येक जीवधारी एक जैसे नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि एक माता पिता की 2 संतानें होती हैं तो भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है ना। कभी देखने में, कभी सुनने में विभिन्नताएं कैसी होती हैं, 3 प्रकार की पाई जाती है। एक सजातीय, मतलब एक ही जातियों में जो विभिन्नता पाई जाती है। दूसरी अंतर जातीय, मतलब अंतर जातीय विभिन्नता मीन्स आप में और किसी दूसरे जातियों में, 2 जातियों के बीच जो विभिन्नता पाई जाती है। तीसरा वातावरणीय,
वातावरण में विभिन्नता पाई जाती है जिसके साथ अनुकूलन स्थापित करने के लिए व्यक्ति जीवन संघर्ष करता है। ठीक है ना। फिर अगला टॉपिक है जीवन योग्यता की उत्तरजीविता। इसके लिए जीवन संघर्ष होता है और जो योग्य होता है, जो अनुकूलन स्थापित कर लेता है, वो वयस्क अवस्था तक पहुंच जाता है, अर्थात या फिर वो प्रजनन के योग्य होता है, अर्थात बाकी के जो दूसरे होते हैं वो नहीं रहते, वो डेथ हो जाती है उनकी, या वो योग्यता मतलब वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, कोई भी कारण है नहीं पहुंच पाते। ठीक है ना। अब इसके बाद ठीक है, और आप ध्यान दीजिएगा जो विभिन्नताएं होती हैं, ये विभिन्नताएं कैसे होती हैं, लाभदायक भी होती हैं, हानिकारक भी होती हैं। ठीक है ना। ये लाभदायक विभिन्नताएं भी होती हैं, हानिकारक भी होती है, निरर्थक विभिन्नताएं भी होती हैं। यही विभिन्नताएं क्या होती है, वंशागति होती हैं। ठीक है ना। अब क्या है, वातावरण से अनुकूलन। वातावरण से अनुकूलन। देखिए, जो विभिन्नताएं लाभदायक होती हैं वो वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेती हैं। जो विभिन्नताएं हानिकारक होती हैं वो ऐसा नहीं कर पाती है। जैसे आज हमारे आपके बीच हम बात बता दे रहे हैं, कोरोना वायरस को लेके देख लीजिए। अगर हम पहले जैसे, क्योंकि विभिन्नताएं पाई, वातावरणीय दशाओं के कारण हमें अपने अंदर चेंज करने की आवश्यकता हुई। ठीक है। फेस मास्क लगा के चलना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, नमस्ते करना, सामाजिक दूरी बना के रखना, शारीरिक दूरी बना के रखना, ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट की डिमांड है। अगर इसके साथ हम समायोजन स्थापित कर लेते हैं, अपने अंदर अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं, पहले की जीवनचर्या को हम छोड़ देते हैं, तब तो क्या है, योग्यता की उत्तरजीविता के अंतर्गत तब तो हम सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज क्या होगा आप जान ही रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, वातावरण के साथ जो योग्य होते हैं, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं, अर्थात वयस्कावस्था तक पहुंचते हैं, प्रजनन करने की स्थिति में आते हैं, अतः जो ऐसा नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, वो आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगला देखिए, नए जातियों की उत्पत्ति। नए जातियों की उत्पत्ति। उन्होंने बताया कि जो जातियां, मतलब जो इन विभिन्नताओं के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेती हैं और जो कैरेक्टर चेंजेस हो जाते हैं, वो क्या है, अगली पीढ़ी में अगर वो विभिन्नताएं वंशागत होती हैं तो क्या है, नए जातियों की उत्पत्ति होना है। अब हम आपको बता दें इसी जिराफ का उदाहरण। इसी जिराफ के लिए इन्होंने बताया कि इन्होंने वातावरणीय दशाओं के बदलने के कारण, अपनी अगले अंगों के अनुप्रयोग के कारण अपनी अंगुली, टांग और गर्दन का ज्यादा प्रयोग किया, जिससे वो पेड़ के पत्ते को खाने में मदद मिली, और ये उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो गई और प्रेजेंट का जिराफ ऐसा पाया गया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, वातावरण बदलने के कारण वो विलुप्त हो गए और नई योग्यता की उत्तरजीविता, और जो नई गर्दन वाले जिराफ हैं ये वातावरण के अनुकूल होने के कारण ये उपस्थित हो गए। ठीक है ना। क्योंकि इनके अनुसार छोटी गर्दन वाले भी जिराफ शुरुआत से थे, बड़ी गर्दन वाले भी जिराफ शुरुआत से थे। छोटी गर्दन वाले जिराफ की प्रजाति दूसरी थी, बड़ी की प्रजाति दूसरी थी। वो वातावरण के अनुकूलन नहीं, इसके साथ अनुकूलन नहीं स्थापित कर पाए और वो विलुप्त हो गए, और बड़ी गर्दन वाले वातावरण अनुकूलन स्थापित कर लिए, इसलिए वो, और ये लक्षण विभिन्नताओं के फलस्वरूप उनके हुआ और वो क्या है, इसीलिए वो उपस्थित है और पाए जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये इनकी बात थी, और ये जो डार्विन बात था ये बहुत समय तक चला, लेकिन फिर इसकी भी आलोचना हुई। इनकी आलोचना के महज 3 कारण थे। ठीक है ना। नंबर 1, देखिए, इन्होंने अवशेषी अंगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना। इन्होंने अवशेषी अंगों पर ना कोई विचार किया, ना कोई ध्यान दिया। नंबर 2, ये विभिन्नताओं की उत्पत्ति और कारण को बता पाने में असमर्थ थे। ठीक है। इन्होंने ये तो बताया कि विभिन्नता के फलस्वरूप ये वाले विलुप्त हो गए और ये वाले जिराफ जो कि वातावरण के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, उपस्थित है, पाए जाते हैं, ये जीवित रहे। लेकिन ये क्या किए, उस विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण भी नहीं बता पाए, और क्या नहीं, और उसको क्यों, कैसे ये अगली पीढ़ी में गई उसका भी कारण ये नहीं बता पाए, अतः ये भी क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है। इनका ये भी अमान्य हो गया, ये मान्यता भी अमान्य हो गई। सबसे बड़ी और तीसरी क्या थी, ठीक है विभिन्नता पाई जाती है वो भी ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन ये विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंची, ये विभिन्नता की वंशागत कैसे हो गई, ये कैसे
जनिक लक्षण वंशागत होते हैं, तो ये विभिन्नता वंशागत कैसे हुई ये भी बता पाने में असमर्थ हो गए। अतः डार्विनवाद भी यहीं पे आकर के स्टॉप हो गया। अब एक बात आती है उत्परिवर्तन, ठीक है। हम आपको बताते हैं उत्परिवर्तन। देखिए उत्परिवर्तन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। आप सभी जानते होंगे, ह्यूगो ड्यूबीज ने इसके बारे में बताया, क्या है उत्परिवर्तनवाद, ठीक है ना। ह्यूगो ड्यूबीज ने बताया है 1901 में हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री ह्यूगो ड्यूबीज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था, ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी मतलब इसको सर्वप्रथम किसमें देखा था, एक इवनिंग संध्या प्रिमरोज नामक पौधे में, क्योंकि उसमें इसकी कई सारी प्रजातियां मौजूद थी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रजातियां मिली जो अपने जनक पौधे से बिल्कुल भिन्न थी, ठीक है। उन्होंने इसका नाम उन्होंने उत्परिवर्तन दिया, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार जीवों के लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाली वंशागत विभिन्नताएं ही उत्परिवर्तन कहलाती हैं, ठीक है ना। जीवों में जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, ठीक है ना। इससे संबंधित और आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और इससे संबंधित गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन क्या उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होते हैं, ये आसानी से अचानक से होते हैं। जैसे इन्होंने विभिन्नता की बात बताई, छोटे से बड़ा जिराफ, बड़े से बड़ा जिराफ, बड़े से आज ही जिराफ से लंबे पैर से सांपों के छोटे पैर, छोटे पैर से विलुप्त पैर, ऐसा नहीं होता। उत्परिवर्तन क्योंकि जेनेटिक है या जीन्स में होने के कारण होते हैं, क्योंकि जीवों में जो प्रत्येक लक्षण होते हैं ना किसी जीन्स के ग्रुप से डिपेंड करते हैं ये लक्षण, ठीक है ना, उसी से ये अटैच्ड होते हैं। तो जब उन जीन्स में परिवर्तन हो जाता है तभी उस लक्षण में परिवर्तन हो जाता है, और जब उस जीन्स का अगली पीढ़ी में जाता है तो क्या होता है, वो उत्परिवर्तन कहलाता है। तो संध्या प्रिमरोज नामक पौधे में क्या हुआ, इन्होंने ऐसा पौधा देखा जो कि अपने पेरेंट पौधे से एकदम डिफरेंट थे, एकदम भिन्न थे। इन्होंने उसका नाम क्या दिया, उत्परिवर्तन दिया। इनके अनुसार इनकी क्या धारणा थी, क्या विशेषताएं थी, इन्होंने बताया नई जीव जातियों की उत्पत्ति छोटी छोटी क्रमिक विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने से होती है, ठीक है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने से नहीं होती, बल्कि क्योंकि म्यूटेशन है ना, अचानक से होता है ना, तो एक बार में स्पष्ट व स्थायी परिवर्तन उत्परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बताया कि ये उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, मतलब कि ये लाभदायक भी हो सकते हैं, ये हानिकारक भी हो सकते हैं, ये निरर्थक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक साथ किसी एक अंग में या एक साथ कई अंगों में दिखाई भी देते हैं, ठीक है ना। इसके फलस्वरूप किसी अंग का पूर्ण विकास हो जाता है और किसी अंग का विकास ही नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला है इन्होंने मतलब कि इन्होंने बताया कि इसके ये मान के चलिए कि जिसमें ये वह पहला सदस्य जिसमें ये उत्परिवर्तन पाया जाता है उस सदस्य को उत्परिवर्ती कहते हैं और वही शुद्ध नस्ल वाला होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये उत्परिवर्तन क्योंकि जनन द्रव्य में होते हैं और ये कैसे करते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। इसकी दर ये क्या करते हैं, ये भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आज ये कहीं और दिख रहे हैं, कल वो कहीं और दिखेंगे। जैसे कि आंखों का भूरा होना, किसी किसी की आंख भूरी पाई जाती हैं, किसी किसी के अंग, ये सब जेनेटिक होते हैं। मतलब जिसकी जीन्स कम हो जाए, कभी कभी जीन्स ज़्यादा होते हैं, कभी जीन्स कम होते हैं, उत्परिवर्तन का कारण शुद्धता वो डीएनए और जीन्स है, ठीक है ना, जिसपे वो लक्षण डिपेंड होते हैं, जिसपे वो लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये एक जनक के साथ एक ही जनक से नहीं, उसकी उत्पन्न कई जातियों में अलग अलग पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या है कि उत्परिवर्तन जो होते हैं वो नियत नहीं होते हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है ना। और ये जेनेटिक होते हैं, इसीलिए इनकी वंशागत हो जाती है। ये जीन्स के कम या ज़्यादा होने के कारण उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनकी वंशागत हो जाती है, ठीक है ना। ये है उत्परिवर्तन। लेकिन उत्परिवर्तन में भी ये मान के चलिए कि उत्परिवर्तन भी नहीं चला, लेकिन डार्विनवाद जो था जिसने सब चीज की व्याख्या की थी, उसका फ्लॉप होने का एक ही कारण था, वो विभिन्नताओं को समझा ना सका, ठीक है ना। वो यही नहीं बता सका। फिलहाल हम आपको बता दें, विभिन्नताएं हमेशा और हमेशा हानिकारक होती हैं, क्योंकि जब लाभदायक होती हैं तो वो क्या उनकी वंशागत हो जाती है,
ठीक है। और जो हानिकारक होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रजातियों को ले डूबती, इसीलिए प्रजाति में चेंज आ जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, जिनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। अगला हम क्या बताएंगे, ये आपका नौ डार्विन। देखिए डार्विनवाद को ही स्टडी करने के बाद, कुछ नए पॉइंट्स ऐड करने के बाद, जो जूलियन हेक्सले हैं उन्होंने एक नया वाद प्रस्तुत किया जिसको हमने कहा नौ डार्विनवाद। टोटल डार्विनवाद पर डिपेंड करता था। इसके प्रतिपादक जूलियन हेक्सले थे। इन्होंने इसको नौ डार्विनवाद का नाम दिया क्योंकि इन्होंने बताया, सबसे पहले इन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में बताया। क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो उत्परिवर्तन है वो जेनेटिक होता है, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी वंशागति हो जाती है, क्योंकि डीएनए पाया जाता है और प्रत्येक डीएनए जो जीन्स होते हैं वो किसी ना किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो उस लक्षण, किसी के व्यक्ति में जो उत्परिवर्तन होना, मतलब उस लक्षणों में चेंज होना, वो डिपेंड किस पे करता है, जीन्स पे करता है, तो इसलिए वो अगली पीढ़ी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने बताया विभिन्नताएं। मैंने आपसे बताया था विभिन्नताएं अपनी पेरेंट पीढ़ी से जो कुछ भिन्न हो वो विभिन्नताएं कहलाती हैं, ठीक है। ये लाभदायक भी होती, हानिकारक भी होती, निरर्थक भी होती है, ठीक है ना। माता पिता, सबसे ये दो चीज पर निर्भर करती हैं। सबसे पहला, माता पिता के गुणसूत्रों पर जब उनका संयुग्मन होता है, और दूसरा उस संयुग्मन के उपरांत जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उस दोनों के दौरान कुछ चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि माता और पिता से आने वाले गुणसूत्र जरूरी नहीं है, माँ के लक्षण लाए, पिता के लक्षण लाए, दोनों के लक्षण लाए, तो थोड़ी ना थोड़ी विभिन्नता उस पीढ़ी के बच्चों में आ जाती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, जब उस युग्मनज का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कुछ कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कुछ जीन्स में गुणागणित बदल जाती है, जिसके कारण उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और वो विभिन्नताएं कैसी होती हैं, वंशागत होती हैं। ऐसा नहीं उपार्जित लक्षणों की वंशागति है तब वंशागति हुई, ऐसा नहीं है। वो विभिन्नताएं वंशागत होती है जो कि जीन से रिलेटेड होती है, जो कि जेनेटिक होती है। अगला क्या है, पृथक्करण, ठीक है ना। पृथक्करण आपने सुना होगा कि ये माता पिता से वो जब जीव है जो अलग होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्योंकि कोई भी युग्मनज, कोई भी जाइगोट फॉर्मेशन में माँ और पिता दोनों के लक्षण आते हैं, तो जो पृथक्करण के दौरान जो अंतर आता है ये नौ डार्विनवाद के कारण, उसी कारण वो चेंजेस होते हैं जो कि जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, ठीक है। और प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण, और क्या है, जो लक्षण हानिकारक होते हैं वो प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थायी नहीं कर पाते, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो लक्षण लाभदायक होते हैं वो प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थायी कर लेते हैं, इसलिए हमें दिखाई देते हैं। तो आज हमने पढ़ा जैव विकास। जैव विकास के चारों सिद्धांत जो आपके कोर्स में था, कौन कौन सा, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और नौ डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। लैमार्कवाद की क्या विशेषताएं थी और इनके अस्वीकार होने के क्या कारण थे, डार्विनवाद की क्या विशेषताएं थी, इनके अस्वीकार होने के क्या कारण, सिर्फ और सिर्फ विभिन्नताएं, ठीक है। और उत्परिवर्तनवाद के क्या कारण थे, और दूसरा नौ डार्विनवाद क्यों आया, इनके प्रतिपादक कौन थे, ये सारी चीज आज आपने पढ़ा है। कल हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके घटक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।